अपने गुरु की परीक्षा लूंगा। उसने अपने दोनों हाथों के बीच में एक तितली दबा ली, गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव बताइए मेरे दोनों हाथों के बीच में जो ये तितली है, ये जिंदा है या मरी हुई है? उसने पहले से तय किया हुआ था, अगर गुरु ने कहा कि तितली जिंदा है तो दोनों हाथों को दबा दूंगा, तितली को मार दूंगा, तितली मर जाएगी, गुरुजी का चमत्कार खत्म हो जाएगा। और गुरुजी ने कहा कि मरी हुई है तो हाथों को खोल दूंगा, तितली उड़ जाएगी, गुरुजी का चमत्कार फिर खत्म हो जाएगा। गुरुजी का जवाब अगर इस कवि सम्मेलन की भूमिका हो जाए तो मुझे यहाँ आगे से लेकर पीछे तक के लोगों की बड़ी तालियां चाहिए इस कवि सम्मेलन को शुरू करना। गुरुजी ने कहा कि इस तितली की जिंदगी तेरे इन दोनों हाथों के बीच में है, आज के इस कवि सम्मेलन की भी जिंदगी आपके इन दोनों हाथों के बीच में है। आप चाहेंगे, बहुत अच्छे चेतन, आप चाहेंगे तो ये कवि सम्मेलन ऐतिहासिक हो जाएगा जो यहाँ की परंपरा है। और अगर आपने ठान लिया कि हमें नहीं सुनना है उस मन से, तो दुनिया में ऐसा कोई बड़ा कलाकार पैदा नहीं किया जो आपके अंदर की मस्ती को जिंदा कर सके। जरा एक बार आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग दोनों हाथ हवा में उठाइए, जोरदार तालियां बजाइए ताकि हम अपने बड़े लोगों तक पहुंच सके। जिंदाबाद। हाँ मैंने देख लिया भाई, तुम यही हो। पिछली बार तुम आगरा में मिले थे मुझे। मस्ती में रहो, आनंद में रहो। मैं तो सच बता रहा हूं, मेरे बारे में कह रहे थे कि ये छोटा सा कवि है। एक बात बताओ सुमित भाई, मुझे मेरी हाइट लंबी चौड़ी होती, मैं 6 फुट का होता, तो आपको कौन सा मेरे से शादी करनी थी? और छोटे हो जाओ तो गोद ले लूंगा। मैं आवाज ऐसी खोलो यार कि मैं कुछ बोलूं बीच में तो मेरी आवाज जाए। इसमें कोई कंजूसी क्यों कर रहे हो? हाँ, माइक वाले भाई यार, तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी है मैंने, मैं तो तुमसे और गहरी दोस्ती रखने की सोच रहा था। मैं बता दूं, माइक इस कवि सम्मेलन को 2 ही चीजें दिक्कत दे रही है, एक माइक वाला और दूसरा माइके वाले। माइके वाला चक्कर मेरे साथ है नहीं, माइक वाला भैया ठीक कर देंगे। और मैं सच बताऊं ना, माइक का चक्कर बड़ा अद्भुत है। मुझे तो याद आ गया, मैं सुनाता नहीं हूं, लेकिन माइक का चक्कर बड़ा अद्भुत है। माइक के सामने बोलने में माइक और वाइफ में बड़ी सिमिलैरिटी होती है, बड़ी एक जैसी बात होती है माइक और वाइफ में। माइक के सामने बोलने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए और वाइफ के सामने बोलने में भी। माइक के सामने में भी आपकी आवाज नहीं निकलती है, अभी नहीं निकल रही है, वाइफ के सामने में नहीं निकलती। और अगर मेरा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मैं इनका माइक ले सकता हूं, लेकिन वाइफ आइए समझ में आइए, धीरे धीरे आएगी। मैं बता दूं ना, मेरी की तो आई पर तुम्हारी नहीं आई। स्वागत है। मेरे साथ में यही हो रहा है। मैं तो सच बता रहा हूं आप लोगों को, एकमात्र कवि हूं पूरे देश में इस साइज का। मेरी साइज के मोबाइल फोन आते हैं जिसमें बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था। मेरे घर के सामने से जो इधर लड़के बैठे, पूरी मस्ती लेना मेरे भाई, मेरे घर के सामने से एक समय पे रोज एक लड़की निकलती थी। मैंने कहा यही डाका डालो। मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला और ऐसे घड़ी मुड़ी करके ना लव लेटर घर के बाहर, वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा बढ़िया, ये कोई जवाब देगी। उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब। मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरी और अपनी तालियों से बताना मुझे। मैंने पूरी हिम्मत करी, उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब, आपकी पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? उसने जो कारण बताया, अगर कारण आप लोगों तक पहुंच जाए तो आपकी मस्ती मुझ तक पहुंचे। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन, तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली कचरा उठाती है। पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया है। बहुत अच्छे चेतन, बहुत अच्छे। क्या मैं भैया बचपन से इतना समझदार रहा हूं इस देश में। लो खींच लो। यही मैं लड़की वालों को भेजूंगा।
झांसी के माननीय महापौर आदरणीय बिहारी लाल जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं इस आदमी को हमारे झांसी में भेज दो, वहां का भी साफ करवाओ। मैं भाई साहब वार्ड का क्या पूरी झांसी का साफ कर दूंगा। और मैं तो सच बता रहा हूं आप लोगों को, कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था। मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी, ये वाला हो चुका, ये मामला वहीं खत्म हो गया। वो जैसे तैसे एक बनी तो मैं उसके साथ में बस में सफर कर रहा था। मैं खिड़की वाली साइड बैठा, वो बगल में बैठी। कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट। उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी। बहुत बढ़िया चेतन। हाफ टिकट। और भाई साहब हाफ टिकट तक तो फिर भी ठीक था। कम वक्त जाते जाते ये अलग बोल के गया कि बहन जी हाफ टिकट पे पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। बहुत अच्छे। कमाल क्या विनोद भैया, उसी गोदी में बैठ के यहाँ तक आया हूँ। बहुत अच्छे। अब ये लोग थोड़ा सा सुन लेंगे तो मेरा मामला भी ठीक ठाक हो जाएगा। मैं तो सच बता रहा हूँ, वाकई में बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। ये सुमित भैया ने तो बताया मेरे विषय में, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। मेरे से तो आते ही पूरी आयोजन समिति ने मुझसे पूछा कि चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए, आप तो पीने की करिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करूं। तो मैंने वही वाला जवाब दिया जो इन्होंने कहा था, लेकिन मैंने मेरे तरीके से कहा। मैंने कहा अपनी बातों को अगर मस्ती आए तो फिर आपकी तालियां मिले। मैंने कहा कि अपनी बातों को मैं इसे सजा लेता हूं तो पौवा मगर बोतल का मजा देता हूं। बहुत बढ़िया। तो बोले बता क्या मंगाए। मैंने जो मंगा लिया हो फिर आपको मजा आए तो फिर आपकी तालियां उठे। बोले बता क्या मंगाए। मैंने कहा भाई साहब मंगाइए एरिस्टा कोड, वेग वाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फन ड्रॉप, लाइन ड्रॉप, एलिफेंट कोड, फादर इंपीरियल ब्लू, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडॉनल्ड, ओलमंग, पीटर्स कोड, टीचर्स कोड, और से सिग्नेचर नेविगेशन जान के जिंगा। पूरे ब्रांड याद है तेरे को। ये तो भैया ब्रांड है। वेराइटी बताऊं तो वाइन, विस्की, बियर, रम, जिन, वोडका, ताड़ी, इसको, शैंपेन, काजू फेनी, ठर्रा, ब्रांडी, फुलरिया, मौड़िया, ठाटिया, राटिया, फिर भी इनने ताली का बजाई। ये मेरे को हल्के में ले रहे, मैं बता रहा ना, मुझे मेरी हाइट से जज कर रहे हैं। बेटा पहाड़े सीख लेता इतने अच्छे तो काम हो जाता। मैं पहाड़े सीख लेता तो कभी बनता। मेरे साथ में यही हो रहा है। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मौरानीपुर के अच्छे लोगों, एक टिप्पणी करता हूं आप बड़े लोगों की उपस्थिति में, एक भी व्यक्ति का हाथ खामोश ना रहे इस बात पर। मेरा यह मानना है कि जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना महत्वपूर्ण है। चेतन जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मेरे तो मंच के मेरे बड़े लोग मुझसे पूछते हैं। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। ये कमलेश है क्या? हाँ, ये कमलेश भाई हैं। देखो ये कमलेश नाम के प्राणी बड़े विशिष्ट होते हैं। इनका हिंदी में और अंग्रेजी में नाम का अर्थ एक ही होता है, कमलेश। बहुत अच्छा। देखो ऐसा है, मेरा दुर्भाग्य ये है, और उसी बात पे मुझे पानी पीना पड़ा। मेरे को हजम नहीं हो रही थी असल में। एक तो इनकी बात, और दूसरी बात यह कि मैं पुरुष हूं, वो पुरुष है, फिर भी मुझे माला पहना के चले गए। तो आप समझ गए होंगे मेरी किस्मत कितनी जोरदार है। मेरे आप लोगों को बताऊं, असल में मैं बनिया व्यक्ति हूँ, मारवाड़ी व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया था, बोले बेटा कोई भी चीज हो बड़ा चढ़ा करके बताना, कोई भी बात हो बड़ा चढ़ा करके बताना। जैसे ये मत बता देना किसी को कि तू 10वीं फेल है, बड़ा चढ़ा करके बताना, बताना कि तूने MBA किया है। मैंने कहा ठीक है पिताजी समझ गया। बोले नहीं, तू एक बार में समझता ही नहीं है। जैसे लड़की वाले आए, शादी तय हो जाए, दहेज की बात आए और वो मोटरसाइकिल देने की कहे, तो बड़ा चढ़ा करके बताना, कार मांगना। मैंने कहा ठीक है पिताजी समझ गया, अब आप मुझ पे छोड़ दो। मेरी होशियारी देखना, मैं सच बता रहा हूँ, इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा होशियार है तो मैं ही हूँ। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, होशियारी देखना और मस्ती में आना। बोले बेटा बड़ा चढ़ा करके बताना। वो लड़की के पिताजी आए मेरे सामने, मैंने चश्मा पहना हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा ये चश्मा नंबर का है क्या। मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया। 5 साल से अंधा हूं। इन तालियों को थोड़ा सा बड़ा करना। उन्होंने अगला सवाल पूछा, मेरे को असल में खांसी आ गई थोड़ी देर बाद, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि खांसी हो रखी है क्या।
मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया 10 साल से टीबी है। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा हमारी बेटी तो पसंद आई ना। मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया मां पसंद आई है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे बोल रहा हूं जैसे तुम्हें भी मां ही पसंद आई थी। मैं बोल रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, मैं इतना होशियार रहा। मेरे तो मास्टर जी ने मुझे बचपन में, मैं हिंदी का, ये अभी हिंदी पखवाड़े का दौर चल रहा है, हमारे तो मास्टर जी ने, वो हिंदी के मास्टर जी ने क्लास में, वो हर महीने सुमित भाई यूनिट टेस्ट होते थे, हर महीने यूनिट टेस्ट, तो उन्होंने हिंदी में निबंध लिखने को दिया कि दिवाली पे निबंध लिख करके आओ। यहाँ जितने समझदार लोग बैठे हैं पूरी मस्ती से सुनना इस बात को, आपको बड़ा मजा आएगा। निबंध लिखने को दिया कि दिवाली पे निबंध लिख कर लेकर के आओ। मैंने निबंध लिखा, दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। होशियारी देखना मेरी और मस्ती लेना पूरी। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला करके दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी जमा कर दी। मास्टर जी को मेरी बात क्या बढ़िया लगी कि यार जुआ नहीं खेलना चाहिए। यकीन जानो मौरानीपुर वालों 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। ताली मत बजाओ, अगले महीने फिर यूनिट टेस्ट आ गया और इस बार उन्होंने निबंध दिया होली पे लिख के लेकर के आओ। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, अब देखना मेरा दिमाग, मैंने फिर अपना दिमाग लगाया। मैंने लिखा होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, रंग लगा करके, गुलाल लगा करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मास्टर जी को मेरी बात फिर बढ़िया लगी कि क्या बढ़िया कहा, जुआ नहीं खेलना चाहिए। फिर 10 में से 10 नंबर, लेकिन वो मेरी ट्रिक समझ गए कि ये हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जाता है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में उन्होंने ऐसा निबंध लिखने को दिया, बोला पेड़ पे लिख के लेकर के आओ। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैंने लिखा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन कुछ लोग ये इधर वाले बोल रहे पेड़ के नीचे बैठ के। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आज का व्यक्ति, मौरानीपुर का व्यक्ति, वो समझदार हो गया है। वो पहले पेड़ काटता है, उसकी टेबल कुर्सी बनवाता है, फिर उसके ऊपर बैठ करके जोरदार ताली बजाता है। बहुत अच्छे। मैं सच बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के मामला इतना अद्भुत है, नहीं तो हास्य के लिए कहीं जाने की आवश्यकता थोड़ी है। दीदी ने तो इतना अच्छा वीर रस सुनाया। ये समझते हैं वीर रस के कवि के, हास्य रस के कवि में वीर रस होती नहीं है, देशभक्ति होती नहीं है। मौरानीपुर वालों में आपको बताना चाहता हूं, मेरे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। पहले मैं कूटा गया, फिर भरी गई। वो मुझे तो ध्यान, एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। तो जैसे आप लोग समझाते हो कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, ऐसे मैंने भी समझाया। हाँ, मैं आ रहा हूं ड्यूटी पे, मैं ही आ जाऊंगा मेरे भाई, थोड़ी देर चुप हो जाओ, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। तो जैसे आप लोग समझा सकते हैं, ऐसे मैंने भी समझाया। मैंने कहा यार हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, ये काम करते हुए तो तुम्हें भारतीय होने पर शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हुई नहीं। मैंने कहा फिर? बोला मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो ये भारत में क्यों भीख मांग रहा है, वो पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे। अच्छा सिखाया रे भाई। वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहा है। मैंने कहा यार वो जो तुम्हारे प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। अगले ने जो जवाब दिया, अगर मस्ती आ जाए तो मुझे आपकी मस्ती वाली तालियां चाहिए, देशभक्ति वाली तालियां चाहिए। मैंने कहा यार वो जो तुम्हारे प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूँ। बहुत अच्छे, चेतन जिंदाबाद। वाह वाह वाह। नहीं तो मौरानीपुर वालों, एक टिप्पणी फिर करता हूँ, हमारे साथ में आजाद हुआ पाकिस्तान, और आजाद होने के बाद में कश्मीर मांगने लगा, कश्मीर मांगने लगा। सुमित भाई, वो मांगने की आदत ऐसी लगी
क्या आज आटा मांगने की नौबत आ गई? वाह, और आपकी तालियां इस बात पर उठाना, बड़े लोगों की उपस्थिति में हिंदी कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा एक बड़ी टिप्पणी कर रहा है। आजाद होने के बाद, महाराज जी आपकी विशेष ध्यान चाहूंगा इस बात पर कि आजाद होने के बाद अगर पाकिस्तान अपने यहाँ मंदिर और गुरुद्वारे नहीं तोड़ता तो आज वो लंगर और भंडारे में जाकर के भी अपना पेट भर सकता था। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद चेतन। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है मौरानीपुर वालों। मैं 4 पंक्ति आपकी अदालत में रख रहा हूं, अगर अच्छी लगे और बात सच्ची लगे तो फिर एक भी हाथ खामोश ना रहे यहाँ उपस्थित लोगों का। हमारे देश की संस्कृति क्या है, यहाँ हमारे पुलिस वाले जवान बैठे, सर आपको समर्पित करता हूँ, ये पूरी व्यवस्था आपकी वजह से सुरक्षित है। अच्छा लगे तो आप लोगों की भी ताली मिले, आशीर्वाद मिले। मैंने कभी कहा कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, ये हमारी परंपरा है, हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। तब कहना चाहता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंडता पे हम लोग को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। दूसरी पंक्ति पर आप लोगों ने तालियां बजा दी, मुझे पहले विश्वास नहीं था कि दूसरी पंक्ति पर तालियां बज जाएगी, लेकिन मेरा हौसला बढ़ा और मुझे विश्वास है कि चौथी पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, वो तालियां मिलेंगी मुझे जो अब तक नहीं आई है कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंडता पे हम लोग को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता है, तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद अनेक किंतु ध्यान एक बार रहे पूरा इतना स्वयं तालियां बजाए, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। छा जाओ प्यारे, वाह वाह वाह। ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप लोगों की तालियां उस तरीके से आ नहीं रही थी, उस मन से नहीं आ रही थी, नहीं तो मैं हास्य व्यंग का ही कवि हूं। अगर आपका मन हो तो एक हास्य की अच्छी कविता आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूं। अगर आप लोगों का मन हो तो जरा मुझे जोरदार तालियां बजा करके सूचित करें। स्वागत है भाई साहब। यात्रा करना मेरे साथ में, ऑब्जर्वेशन का कवि हूं, ऑब्जर्वेशन देखना मस्ती के साथ में। एक बार एक लड़की, सुमित भाई स्वागत है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। हाँ, एक बार एक लड़की, मुझे पता है ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या हम जिस जगह पर रहते हैं किसानों का देश है साहब, और उस किसान की अगर हंसाते हंसाते कोई बड़ी पीड़ा गा दूं तो केवल 2 मिनट मुझे ध्यान से सुन लेना, आपको जिंदगी भर याद रहेगी। मैं याद रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी एक कविता आप लोगों को याद रहेगी। मस्ती के साथ में आना जरा। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ। वो मेरे भाई वो लड़की वाले आए मुझे देखने, मेरे पिताजी ने कहा जी ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। लड़की वालों ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले जी हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। मेरे पिताजी को मेरी शादी की इतनी चिंता कहीं हो नहीं रही थी, वो पंडित के पास गए, पंडित जी को उन्होंने मेरी कुंडली दिखाई कि पंडित जी इसकी हो नहीं रही है, क्या मामला है जरा बताओ। पंडित जी ने बताया कि 2050 तक कोई योग नहीं है। मैंने कहा जी उसके बाद? बोले उसके बाद जरूरत नहीं है। तो इतना अद्भुत मामला है मेरा। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था, मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था, और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे, चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। वाह, क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग, क्या ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। मुझे मजा आ गया, मैं आप लोगों के लिए एक बार ताली बजाता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना, बेटा खाना बना लेते हो ना। पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना। ये उन्हीं लोगों ने तालियां बजाई है जिन्हें घर जाके झाड़ू पोछा लगाना होगा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना। जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है।
लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा, अब जरा और ध्यान से सुनना, लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। वो मुझे भेज दिया लड़की के साथ एक कमरे में अकेले में, बोले जाओ दोनों बात कर लो। मौरानीपुर वालों 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट, ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोली। फिर हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली, अब तक तो 2 थे। तू और आ जाएगा। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। छठ मंगनी पट्ट बिया की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। अब जरा मुझे केवल 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेना, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ सुना रहा हूँ। लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई, बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले हम दहेज नहीं दे पाएंगे, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूट से मेरा हृदय तक रो रहा था। मौरानीपुर वालों, अब तक अगर मैंने खुद पर टिप्पणी करते हुए आपके इस चेहरे की मुस्कान तक की यात्रा की है, तो अब अगर खुद पर टिप्पणी करते हुए, खुद पर व्यंग करते हुए इस देश की एक बड़ी विसंगति पर बड़ा व्यंग कर दिया हो, तो मुझे एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए। कहीं अंजुम रहबर जी कहती है, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। बहुत अच्छे चेतन। जिस मन से आपने ये तालियां बजाई, अगली बात अगर आप तक सही तरीके से पहुंच जाए तो जरा इन तालियों को थोड़ा और बड़ा कर देना। हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले हम दहेज नहीं दे पाएंगे, दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूट से मेरा हृदय तक रो रहा था। मैं सर से लेकर पांव तक पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी। आप लोगों का ठहाका फूटा, लेकिन अगली बात, अगर इस ठहाके को संवेदना में बदल दूं तो मुझे वो तालियां चाहिए जिसके लिए मैंने आपसे आग्रह किया था। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। वाह चेतन, सल्यूट, बहुत सलाम आप लोगों को। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है, उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद ये बात मेरे जहन में कुछ यूं खुल गई, सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी बल्कि मेरी आंखें खुल गई। अगर आपकी भी आंखें खुल गई हो और एक सार्थक कविता हंसते हंसाते आप तक पहुंची हो तो जरा दोनों हाथों को हवा में उठाइए और जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार मौरानीपुर, बहुत बहुत धन्यवाद। वह छोटी सी वह पोथी की पोथी है बेकार, जिसे सुनकर जुबान से कोरी वाह निकल आए।